बारिश की वो शाम शायद मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक शाम थी। मैं, आरव, एक साधारण सा लड़का, ना ज्यादा अमीर, ना ज्यादा खास, लेकिन उस दिन जब मैंने उसे देखा तो लगा जैसे वक्त रुक गया हो। कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर वो खड़ी थी, भीगे बाल, हाथ में किताब और आंखों में अजीब सी उदासी। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम ठीक हो? उसने हल्की सी मुस्कान दी, हाँ, बस बारिश थोड़ी ज्यादा है। पर मुझे पता नहीं क्यों लगा, बारिश उसके बाहर नहीं, अंदर हो रही थी। उसका नाम था सान्या। धीरे धीरे हमारी बात शुरू हुई, किताबों से, चाय से और फिर दिल से। वो ज्यादा हंसती नहीं थी, लेकिन जब भी हंसती ऐसा लगता जैसे दुनिया की सारी तकलीफें खत्म हो जाएं। एक दिन उसने मुझसे पूछा, अगर मैं एक दिन अचानक चली जाऊं तो क्या करोगे? मैं हंस पड़ा, ड्रामा मत करो, तुम कहीं नहीं जाओगी। उसने बस मेरी तरफ देखा और कहा, कुछ लोग अपनी मर्जी से नहीं जाते आरव, उन्हें जाना पड़ता है। उसकी बात उस वक्त मजाक लगी, लेकिन मुझे क्या पता था, वो अपने जाने की तैयारी पहले से कर रही थी। अगले दिन वो कॉलेज नहीं आई, ना फोन लगा, ना कोई मैसेज। 3 दिन, 7 दिन, पूरा हफ्ता बीत गया। फिर एक दिन मेरे घर एक लिफाफा आया, उस पर सिर्फ मेरा नाम लिखा था। हाथ कांप रहे थे। अंदर एक फोटो थी, सान्या की, और उसके साथ एक आदमी। नीचे लिखा था, तुम्हारा प्यार एक झूठ था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या सान्या ने मुझे धोखा दिया, या इस फोटो के पीछे कोई और सच्चाई थी? और वो आदमी कौन था? क्या सान्या सच में आरव को छोड़कर चली गई, या कोई बड़ा राज छुपा है? मेरे हाथ कांप रहे थे, तस्वीर बार बार देख रहा था। सान्या उसी मुस्कान के साथ खड़ी थी, लेकिन उसके बगल में जो आदमी था, उसकी उम्र करीब 35-40 साल होगी। चेहरे पर अजीब सी सख्ती। फोटो के पीछे एक लाइन और लिखी थी, उस पर भरोसा मत करना। मेरा दिल टूट चुका था, पर दिमाग मानने को तैयार नहीं था। मैं सीधे सान्या के घर पहुंचा। दरवाजा उसकी छोटी बहन ने खोला। आंखें सूजी हुई थीं। सान्या कहाँ है? मैंने बेचैनी से पूछा। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, दीदी शहर छोड़कर चली गई। क्यों? मेरी आवाज कांप गई। उसने धीरे से कहा, उन्हें जाना पड़ा। वही शब्द जो सान्या ने उस दिन कहे थे। तभी अंदर से एक आदमी बाहर आया, वही आदमी जो तस्वीर में था। मेरी सांस अटक गई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम आरव हो? मैंने गुस्से में कहा, आप कौन हैं? और सान्या कहाँ है? उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं उसका होने वाला पति हूँ। जैसे किसी ने मेरे सीने में चाकू घोंप दिया हो। झूठ! मैं चिल्लाया, वो मुझसे प्यार करती है। वो आदमी मुस्कुराया, प्यार? बेटा, प्यार से पेट नहीं भरता। सान्या ने सही फैसला लिया है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसकी बहन अचानक बोल पड़ी, दीदी ने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की। वो आदमी गुस्से से उसकी तरफ घूरने लगा। मैं सब समझने लगा था, ये कहानी उतनी सीधी नहीं थी। मैंने आखिरी बार पूछा, सान्या कहाँ है? उसने जवाब दिया, आज रात उसकी सगाई है। मेरी दुनिया बिखर चुकी थी, लेकिन दिल कह रहा था, ये सब मजबूरी है। और तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर सान्या को बचाना है तो रात 8 बजे पुरानी मिल पर आना। अकेले। मेरी सांसें तेज हो गईं। क्या ये जाल था, या सच में सान्या खतरे में थी? रात होने वाली थी, और शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला भी। रात के ठीक 8 बजे मैं पुरानी मिल के बाहर खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, टूटी दीवारें और हल्की हवा की डरावनी आवाज। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, पर अगर सान्या सच में खतरे में थी तो मैं पीछे नहीं हट सकता था। अचानक अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। आरव! वो आवाज मैं हजारों में पहचान सकता था। सान्या! मैं अंदर भागा। अंधेरे कमरे में वो खड़ी थी, आंखों में आंसू, हाथ कांप रहे थे। मैं उसके पास गया, ये सब क्या है? तुमने शादी के लिए हाँ क्यों की? वो कुछ बोलती उससे पहले पीछे से वही आदमी आ गया। उसकी आवाज गूंजी क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने गुस्से में कहा, क्या मतलब? वो हंसा, तुम्हें लगता है प्यार से जिंदगी चलती है? तुम्हारे पिता ने जो कर्ज लिया था उसे चुकाने का वक्त आ गया है। मैं सन रह गया। मेरे पापा का इससे क्या लेना देना? मैंने चिल्लाकर पूछा। उसने एक फाइल मेरी तरफ फेंकी। उसमें साफ लिखा था, मेरे पापा ने सालों पहले उसकी कंपनी से बहुत बड़ा लोन लिया था और उसे चुका नहीं पाए। अगर सान्या मुझसे शादी नहीं करती तो तुम्हारे पिता जेल जाएंगे। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने सान्या की तरफ देखा। अब उसकी खामोशी का मतलब समझ आ रहा था। उसने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें और अंकल को बर्बाद नहीं होने दे सकती थी आरव,
मेरे अंदर गुस्सा और दर्द दोनों उबल रहे थे। तभी अचानक बाहर पुलिस सायरन की आवाज आई। वो आदमी घबरा गया। मैंने हैरानी से सान्या की तरफ देखा। वो धीरे से बोली, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि सच तुम्हारे सामने आए, और मैंने पुलिस को भी खबर कर दी। वो आदमी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जाते जाते उसने एक बात कही, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ आरव। तुम्हारे पिता जितने मासूम दिखते हैं उतने ही नहीं। पुलिस उसे पकड़कर ले गई। मैंने सान्या का हाथ पकड़ा। सब खत्म हो गया, अब कोई डर नहीं। लेकिन सान्या की आंखों में अभी भी डर था। वो फुसफुसाए, अगर उसने सच कहा तो, अगर तुम्हारे पापा सच में इस सब के पीछे हों तो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मेरे अपने पिता इस पूरी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं? उस रात मैं सो नहीं पाया। सान्या के शब्द बार बार दिमाग में गूंज रहे थे, अगर उसने सच कहा तो। सुबह मैं सीधे पापा के कमरे में गया। वो हमेशा की तरह अखबार पढ़ रहे थे, चेहरे पर वही सादगी, वही शांति। पापा, क्या आपने कभी किसी कंपनी से बड़ा लोन लिया था? मेरी आवाज कांप रही थी। उन्होंने अखबार मोड़ा और कुछ पल तक मुझे देखते रहे। हाँ, उनका जवाब छोटा था लेकिन भारी। मेरा दिल बैठ गया। क्यों? और मुझे कभी बताया क्यों नहीं? उन्होंने गहरी सांस ली। तुम्हारी माँ की बीमारी के इलाज के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरी आंखें भर आईं, लेकिन वो आदमी, वो सान्या को मजबूर कर रहा था शादी के लिए। पापा की आंखों में अचानक डर सा उभर आया। उसका नाम विक्रम है। वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, बहुत चालाक आदमी है। क्या मतलब? पापा ने धीमी आवाज में कहा, उसने मुझे फंसाया था, कुछ कागजों पर जबरदस्ती साइन करवाए। अब वो दिखा रहा है कि मैं उसका बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। मैं समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सान्या, वो इसमें कैसे फंसी? पापा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि सान्या उसकी सौतेली बेटी है। जैसे आसमान मेरे सिर पर गिर पड़ा। क्या? विक्रम ने सालों पहले सान्या की माँ से शादी की थी। उसकी माँ की मौत के बाद वो सान्या और उसकी बहन पर हक जताने लगा। अब सब जुड़ने लगा था। इसका मतलब सान्या दो तरफ से फंसी हुई थी। एक तरफ उसका सौतेला पिता, दूसरी तरफ मेरा परिवार। मैंने गुस्से में कहा, हम पुलिस में केस करेंगे। पापा ने सिर हिलाया, इतना आसान नहीं है आरव, उसके पास बहुत पावर है, और कुछ ऐसे राज भी हैं जो बाहर आए तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। कौन सा राज? पापा ने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी माँ की मौत वो सिर्फ बीमारी से नहीं हुई थी। मेरी सांसें रुक गईं। क्या मतलब? पापा, उनकी आवाज टूट गई। उस रात अस्पताल में जो हुआ, उसमें विक्रम का हाथ था। मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया। अगर ये सच है तो ये सिर्फ कर्ज या शादी की साजिश नहीं, ये बदले की कहानी है। और शायद मेरे परिवार की बर्बादी की शुरुआत सालों पहले हो चुकी थी। मेरे कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, तुम्हारी माँ की मौत सिर्फ बीमारी से नहीं हुई थी। मैंने पापा का हाथ पकड़ लिया। सच बताए, उस रात क्या हुआ था? पापा की आंखें भर आईं। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन होना था, पैसों की बहुत जरूरत थी। मैंने विक्रम से मदद मांगी। उसने पैसे दिए, लेकिन बदले में कुछ कागज साइन करवाए। कौन से कागज? मैंने बेचैनी से पूछा। एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर और कुछ गारंटी पेपर। मुझे लगा बाद में चुका दूंगा, पर ऑपरेशन से ठीक पहले अस्पताल की मशीनों में अचानक खराबी आ गई। मेरी सांस अटक गई। डॉक्टरों ने कहा टेक्निकल फॉल्ट था, लेकिन उस दिन विक्रम अस्पताल में था। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या आप कहना चाहते हैं? मेरी आवाज खुद मेरा साथ छोड़ रही थी। पापा ने सिर झुका लिया। मुझे शक है, उसने जानबूझकर सब किया ताकि मैं हमेशा के लिए उसका कर्जदार बन जाऊं। मेरे अंदर आग जल उठी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने सान्या थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। आरव, विक्रम जमानत पर छूट गया है। मैंने गुस्से में कहा, अब वो नहीं बचेगा। सान्या ने मेरा हाथ पकड़ा। पागल मत बनो, वो यही चाहता है कि तुम गुस्से में गलती करो। फिर उसने धीरे से कहा, मेरे पास एक सबूत है। हम दोनों चौंक गए। माँ के पुराने सामान में मुझे एक पेन ड्राइव मिली है, उसमें अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज हैं, और विक्रम किसी टेक्नीशियन से बात कर रहा है। मेरी धड़कन तेज हो गई। तो फिर हम पुलिस को दे देते हैं। सान्या ने सिर हिलाया। पुलिस नहीं, सीधे कोर्ट में, क्योंकि पुलिस में भी उसके लोग हैं। अब खेल बड़ा हो चुका था। ये सिर्फ प्यार की लड़ाई नहीं, ये सच और झूठ की जंग थी। मैंने सान्या की तरफ देखा। क्या तुम मेरे साथ हो? उसने बिना सोचे कहा, आखिरी सांस तक। लेकिन तभी मेरे फोन पर एक वीडियो आया। मैंने प्ले किया। स्क्रीन पर पापा थे और वो विक्रम से कह रहे थे, डील पक्की है, मशीनें 10 मिनट के लिए बंद होनी चाहिए।
मेरे हाथ से फोन गिर गया। क्या पापा ही माँ की मौत के जिम्मेदार थे? और अगर हाँ, तो अब मैं किसके लिए लड़ रहा था? वीडियो बार बार मेरी आंखों के सामने चल रहा था। पापा, विक्रम से बात करते हुए, मशीनें 10 मिनट के लिए बंद होनी चाहिए। मेरे अंदर सब कुछ टूट चुका था। सान्या ने मेरा चेहरा पकड़ा। आरव, हो सकता है ये वीडियो एडिट किया गया हो। मैंने भारी आवाज में कहा। अगर ये सच हुआ तो? 2 दिन बाद केस कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट रूम खचाखच भरा था। एक तरफ विक्रम आत्मविश्वास से भरा, दूसरी तरफ पापा चुप थके हुए। जज ने केस शुरू किया। सबसे पहले विक्रम के वकील ने वो वीडियो पेश किया। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। वीडियो खत्म होते ही वकील बोला, माननीय न्यायालय, ये साफ है कि मशीनें बंद करवाने की डील इनके पिता ने की थी। मेरे मुवक्किल पर लगाया गया आरोप झूठा है। मेरे सीने में दर्द उठा। जज ने पापा से पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? पापा खड़े हुए, कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, हाँ, वीडियो असली है। पूरा कोर्ट हिल गया। मेरी सांस रुक गई। सान्या ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। पापा आगे बोले, लेकिन सच्चाई अधूरी दिखाई गई है। कोर्ट में स्क्रीन फिर ऑन हुई। इस बार सान्या की दी हुई पेन ड्राइव से फुटेज चलाया गया। वीडियो में साफ दिख रहा था, विक्रम पापा को धमका रहा था। अगर तुमने डील नहीं मानी तो तुम्हारी फैक्ट्री जल जाएगी और तुम्हारा बेटा जेल में होगा। फिर अगला क्लिप चला। पापा रोते हुए कह रहे थे, मेरी पत्नी को कुछ मत करना, मैं सब साइन कर दूंगा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। सच्चाई अब साफ थी। पापा मजबूर थे। लेकिन तभी विक्रम मुस्कुराया। उसके वकील ने एक नया सबूत पेश किया। माननीय न्यायालय, ये बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है। ऑपरेशन से एक दिन पहले इनकी पत्नी के नाम 50 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। कोर्ट में फुसफुसाहट शुरू हो गई। वकील बोला, अगर ये मजबूरी थी तो ये पैसे क्यों लिए गए? मैं स्तब्ध था। पापा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में शर्म और दर्द दोनों थे। उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ उस डील के बारे में जानती थी और उसने खुद वो पैसे लेने के लिए कहा था। क्या? मैं चिल्ला पड़ा। पापा की आवाज टूट गई। ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। कोर्ट में सन्नाटा। अब सवाल ये था, क्या माँ ने खुद अपनी कुर्बानी दी या ये भी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? और तभी कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं। एक औरत अंदर आती है। सफेद साड़ी, चेहरा जाना पहचाना। मैं जम गया। वो मेरी माँ थी। कोर्ट रूम में सन्नाटा जम चुका था। दरवाजे पर खड़ी औरत, सफेद साड़ी, कांपते कदम, भीगी आंखें। मैंने खुद से फुसफुसाया, माँ। पापा की कुर्सी खिसक गई। वो खड़े हो गए। विक्रम के चेहरे से पहली बार मुस्कान गायब हुई। जज ने सख्त आवाज में पूछा, आप कौन हैं? उस औरत ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम नंदिनी शर्मा है और मैं आरव की माँ हूँ। मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ। लेकिन आपकी मौत तो? जज ने हैरानी से कहा। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी मौत एक प्लान था। पूरा कोर्ट हिल गया। विक्रम ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। झूठ है ये। माँ ने सीधे उसकी तरफ देखा। झूठ तुमने बोला था विक्रम। अब सबकी नजरें उन्हीं पर थीं। माँ ने बताया, ऑपरेशन के दिन मुझे सच्चाई पता चल गई थी। विक्रम मशीनें बंद करवाकर मुझे मारना चाहता था ताकि तुम्हारे पापा पर हमेशा का कर्ज रहे। लेकिन मैंने डॉक्टर से पहले ही बात कर ली थी। हमने एक प्लान बनाया। मैं सांस रोके सुन रहा था। ऑपरेशन फेल होने की झूठी खबर फैलाई गई और मुझे गुप्त रूप से दूसरे शहर भेज दिया गया ताकि विक्रम अपनी अगली चाल चले और हम सबूत इकट्ठा कर सकें। पापा रो रहे थे। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता पाया आरव, क्योंकि जितने कम लोग जानते उतना सुरक्षित था। मेरा दिल टूट भी रहा था और जुड़ भी रहा था। मैं माँ के पास भागा। सालों का दर्द एक गले मिलने में निकल गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। माँ ने आगे कहा, विक्रम सिर्फ पैसों के पीछे नहीं था, वो हमारी फैक्ट्री और सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। और सान्या को भी। सान्या सन रह गई। माँ ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी असली माँ मेरी कॉलेज फ्रेंड थी। उसकी मौत भी एक्सीडेंट नहीं थी। कोर्ट में जैसे बम फटा। विक्रम चिल्लाया, ये सब ड्रामा है। लेकिन तभी माँ ने एक आखिरी सबूत पेश किया। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें विक्रम साफ कह रहा था, दोनों औरतें हट जाएंगी तो रास्ता साफ हो जाएगा। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने तुरंत आदेश दिया, विक्रम को न्यायिक हिरासत में लिया जाए। पुलिस उसे पकड़कर ले जाने लगी। लेकिन जाते जाते उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। खेल अभी खत्म नहीं हुआ आरव। तुम्हें लगता है मैं अकेला था? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर वो अकेला नहीं था
तो उसके साथ कौन था और क्या खतरा अभी भी बाकी है? विक्रम जेल जा चुका था, माँ हमारे साथ थी, पापा बेगुनाह साबित हो चुके थे, सान्या सुरक्षित थी, सब कुछ जैसे फिल्मी अंदाज में ठीक हो गया था। लेकिन विक्रम की वो आखिरी मुस्कान मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। तुम्हें लगता है मैं अकेला था? ये शब्द बार बार कानों में गूंज रहे थे। 2 दिन बाद रात को हमारे घर की बिजली अचानक चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैं बाहर देखने गया तो गेट के पास एक काला लिफाफा पड़ा था। हाथ कांप रहे थे। अंदर एक फोटो थी, मैं और सान्या। किसी ने हमें छुपकर कैफे में शूट किया था। नीचे लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। मेरी सांस अटक गई। तभी फोन बजा। अनजान नंबर। मैंने रिसीव किया। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई, भाई तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं जम गया। कब? कौन? हंसी आई। मैं, करण। करण, मेरा बचपन का दोस्त, वो जो हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ा रहा, वो जो कोर्ट में मेरे लिए गवाह बनने वाला था। तुम। मेरी आवाज टूट गई। करण बोला, विक्रम सिर्फ मोहरा था आरव, असली खेल मैंने शुरू किया था। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। क्यों? उसकी आवाज सख्त हो गई, क्योंकि तुम्हारे पापा की वजह से मेरे पापा ने सुसाइड किया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? सालों पहले फैक्ट्री में जो आग लगी थी, उसका इल्जाम मेरे पापा पर लगाया गया। उन्होंने बदनामी में जान दे दी, लेकिन असली गलती तुम्हारे पापा की थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। तो तुम बदला लेना चाहते थे? करण बोला, हाँ, पहले तुम्हारी माँ, फिर तुम्हारा परिवार और अब तुम्हारा प्यार। मेरे हाथ कांप रहे थे। सान्या का इससे क्या लेना देना? वो हंसा, उसे मैंने ही विक्रम के घर तक पहुंचाया था। वो मेरी चाल का हिस्सा थी, लेकिन वो सच में तुमसे प्यार करने लगी। और यही उसने मेरी प्लान बिगाड़ दी। मेरी आंखों के सामने सब घूम गया। तो क्या सान्या की जिंदगी भी किसी की साजिश का हिस्सा थी? तभी दरवाजा जोर से खुला। सान्या अंदर आए। उसने मेरा फोन छीन लिया। करण, ये सब खत्म करो। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम सब जानती थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे भाई माना था, लेकिन जब मुझे उसकी सच्चाई पता चली, मैंने उसका साथ छोड़ दिया। फोन कट गया। अब असली दुश्मन सामने था। लेकिन करण ने जाते जाते एक मैसेज भेजा, अगर अपने परिवार को बचाना है तो कल रात 9 बजे अकेले आना, वरना अगला हादसा एक्सीडेंट नहीं होगा। मेरे दिल में डर उतर गया। क्या करण सच में कुछ कर सकता है? और क्या मैं इस बार अपने प्यार और परिवार को बचा पाऊंगा? रात के ठीक 9 बजे मैं पुराने गोदाम के बाहर खड़ा था। वही जगह जहां कभी हमारे बचपन की यादें थीं, आज वही जगह जंग का मैदान बन चुकी थी। फोन पर आखिरी मैसेज था, अकेले आना। मैं अंदर गया। अंधेरा, टूटी खिड़कियां और बीच में खड़ा करण। उसके हाथ में बंदूक थी। आ गए तुम? उसने ठंडी आवाज में कहा। मैंने शांत रहने की कोशिश की। करण, ये सब खत्म कर दो। जो गुस्सा है मुझ पर निकालो, मेरे परिवार को छोड़ दो। वो हंसा, तुम्हें अब भी लगता है कि ये सिर्फ गुस्सा है? उसने दीवार पर प्रोजेक्टर ऑन किया। वीडियो चलने लगा। फैक्ट्री में लगी आग का पुराना फुटेज। फिर एक क्लिप जिसमें पापा किसी कर्मचारी पर चिल्ला रहे थे। करण बोला, आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी, लेकिन तुम्हारे पापा ने अपने बचाव के लिए मेरे पापा पर इल्जाम डाल दिया। मेरे अंदर सन्नाटा था। मेरे पापा ने शर्म में जान दे दी और तुम्हारा परिवार तरक्की करता रहा। मैंने भारी आवाज में कहा, अगर ये सच है तो सजा मुझे दो, लेकिन सान्या को इसमें मत घसीटो। तभी पीछे से आवाज आई, उसे तो मैं पहले ही घसीट चुका हूँ। मैंने पलटकर देखा। सान्या रस्सियों से बंधी हुई। मेरी सांस रुक गई। करण, उसे छोड़ दो। वो पास आया, आज फैसला होगा। या तो तुम अपने पापा के खिलाफ कोर्ट में बयान दोगे, या फिर। उसने बंदूक सान्या की तरफ तान दी। मेरा दिल धड़कना भूल गया। तभी सान्या चिल्लाए, आरव, सच से मत भागो। अगर अंकल ने गलती की है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मेरी आंखों में आंसू थे। ये वही लड़की थी जो मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा चुकी थी। मैंने करण की आंखों में देखा, मैं सच बोलूंगा। अगर पापा दोषी हैं तो उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन तुम किसी की जान नहीं लोगे। करण कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में दर्द था, सिर्फ गुस्सा नहीं। तभी अचानक बाहर पुलिस सायरन की आवाज आई। करण चौंक गया। मैं समझ गया, माँ ने शायद मेरा पीछा करवाया था। करण गुस्से में चिल्लाया, तुमने धोखा दिया। उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त सान्या ने खुद को छुड़ाकर उसे धक्का दिया। गोली चल गई। गोदाम में गूंज उठी। मैंने देखा खून जमीन पर गिरता हुआ, लेकिन गोली किसे लगी?
मैं भागकर आगे बढ़ा। करण जमीन पर पड़ा था। गोली उसी को लगी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोला, मैं बस अपने पापा के लिए इंसाफ चाहता था। पुलिस अंदर आ चुकी थी। मैं उसके पास बैठ गया। इंसाफ नफरत से नहीं मिलता करण। उसकी सांसें धीरे धीरे थम गईं। सब खत्म हो चुका था, लेकिन अब असली सवाल बाकी था। क्या मेरे पापा सच में दोषी थे? क्या मैं कोर्ट में उनके खिलाफ खड़ा हो पाऊंगा? और क्या सान्या इस सब के बाद भी मेरे साथ रहेगी? कोर्ट रूम में आज पहले से ज्यादा भीड़ थी। करण की मौत ने पूरे केस को और बड़ा बना दिया था। अब ये सिर्फ पुरानी आग या मशीनों का मामला नहीं था, ये सच, बदले और इंसाफ की लड़ाई बन चुका था। मैं गवाह के कटघरे में खड़ा था। सामने पापा बैठे थे। उनकी आंखों में डर नहीं, बस एक अजीब सी शांति थी। जज की आवाज गूंजी, आरव शर्मा, क्या आप सच बोलने की शपथ लेते हैं? मैंने सान्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सिर हिलाकर उसने मुझे हिम्मत दी। मैंने गहरी सांस ली। हाँ, मैं सच बोलूंगा। वकील ने सवाल शुरू किया, क्या आपको लगता है कि फैक्ट्री की आग में आपके पिता की लापरवाही थी? पूरा कोर्ट मेरी तरफ देख रहा था। मेरे कानों में करण की आखिरी आवाज गूंज रही थी, मैं बस अपने पापा के लिए इंसाफ चाहता था। मैंने धीरे से कहा, हाँ, फैक्ट्री में सुरक्षा इंतजाम पूरे नहीं थे और उस लापरवाही की जिम्मेदारी मेरे पिता की थी। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। पापा ने सिर झुका लिया। लेकिन मैंने आगे कहा, लेकिन आग जानबूझकर नहीं लगाई गई थी और किसी निर्दोष पर इल्जाम डालना गलत था। मेरी आवाज कांप रही थी। मेरे पिता ने डर और बदनामी के कारण सच्चाई छुपाई और उसी झूठ ने करण के परिवार को तोड़ दिया। पापा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उनकी तरफ देखा। गलती हुई थी और गलती की सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो मेरा अपना परिवार ही क्यों न हो। कोर्ट में फुसफुसाहट शुरू हो गई। जज ने फैसला सुनाया, फैक्ट्री केस में लापरवाही और गलत बयान के लिए पापा को सजा और जुर्माना दिया गया, लेकिन हत्या या साजिश के आरोप से उन्हें बरी कर दिया गया। कोर्ट खत्म हो गया। पापा पुलिस के साथ जाने लगे। जाते जाते उन्होंने मेरी तरफ देखा, आज मुझे तुम पर गर्व है। तुमने वो किया जो मैं नहीं कर पाया। मेरी आंखें भर आईं। बाहर सान्या खड़ी थी। मैंने थके हुए कदमों से उसके पास जाकर कहा, सब खत्म हो गया, लेकिन बहुत कुछ टूट गया। वो मुस्कुराए, हल्के आंसुओं के साथ। कभी कभी टूटना जरूरी होता है आरव, तभी सच्चाई की नींव मजबूत बनती है। मैंने उसका हाथ थाम लिया। क्या तुम अब भी मेरे साथ हो? वो बोली, मैं कभी तुम्हारी किस्मत में नहीं थी, लेकिन शायद तुम्हारे सच में हूँ। मैं मुस्कुरा दिया। सालों की लड़ाई के बाद हमने बदले की आग नहीं, सच का रास्ता चुना था, और शायद यही असली जीत थी। 5 साल गुजर चुके थे। पापा अपनी सजा पूरी कर चुके थे। हमने पुरानी फैक्ट्री बेच दी। मैंने एक छोटी सी नई कंपनी शुरू की थी, और सान्या, वो अब मेरी पत्नी थी। जिंदगी ने बहुत कुछ छीना, लेकिन हमें एक दूसरे का साथ दे दिया। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे। सान्या ने धीरे से कहा, कभी कभी डर लगता है कि कहीं अतीत फिर वापस न आ जाए। मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। अब सब ठीक है, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। अगले दिन ऑफिस में मुझे एक पार्सल मिला। अंदर एक पुरानी अखबार की कतरन थी। हेडलाइन, फैक्ट्री आग केस में नया गवाह सामने आया। मेरे हाथ कांप गए। नीचे एक लाइन लिखी थी, सच अभी पूरा बाहर नहीं आया है। मैं तुरंत कोर्ट पहुंचा। वहां मीडिया की भीड़ थी। नया गवाह, एक बूढ़ा आदमी। मैंने उसे पहचान लिया। वो वही सिक्योरिटी गार्ड था जो आग वाली रात ड्यूटी पर था। जज ने उससे पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? उसने कांपती आवाज में कहा, आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी थी, किसी ने जानबूझकर पेट्रोल डाला था। पूरा कोर्ट हिल गया। किसने? जज ने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, मैंने आरव के पापा को वहां देखा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा फिर से कटघरे में खड़े थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, लेकिन इस बार उनकी आंखों में शांति नहीं थी, सिर्फ डर था। मैंने सान्या की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही पुराना डर लौट आया था। क्या पापा सच में कुछ छुपा रहे थे, या ये किसी नई साजिश की शुरुआत थी? तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर। तुम्हें लगा कहानी खत्म हो गई। करण अकेला नहीं था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। अगर करण अकेला नहीं था, तो कौन था उसके पीछे? और क्या ये नया गवाह सच बोल रहा है, या फिर कोई हमें फिर से बर्बाद करना चाहता है? कोर्ट रूम में सन्नाटा था। सिक्योरिटी गार्ड ने साफ कहा था, मैंने आग वाली रात आरव के पापा को पेट्रोल डालते देखा था। पापा फिर से कटघरे में खड़े थे। इस बार उनके चेहरे पर वही डर था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था।
मैंने खुद को संभाला। जज साहब, मुझे उस गवाह से सवाल पूछने की इजाज़त चाहिए। इजाज़त मिल गई। मैंने गार्ड की आंखों में देखा। आप इतने साल बाद ये बयान क्यों दे रहे हैं? वो हिचकिचाया। क्योंकि अब मुझे डर नहीं है। किससे डर था आपको? मैंने पूछा। उसकी नज़रें अचानक नीचे झुक गईं। तभी कोर्ट के दरवाजे खुले। एक औरत अंदर आई, सफ़ेद साड़ी, लेकिन वो मेरी माँ नहीं थी। मैं पहचान गया, वो करण की माँ थी। पूरा कोर्ट सन। उसने सीधे मेरी तरफ देखा। सच जानना चाहते हो ना? मेरी सांस अटक गई। उसने कहा, आग तुम्हारे पापा ने नहीं लगाई थी। पूरा कोर्ट फुसफुसाने लगा। आग मैंने लगवाई थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों? मेरी आवाज़ कांप गई। उसकी आंखों में सालों का दर्द था। तुम्हारे पापा और मेरे पति पार्टनर थे। मेरे पति ने गलत माल खरीदा, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ। जब सच सामने आने वाला था, तो तुम्हारे पापा ने उन्हें बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने सिर लेने की कोशिश की। मैं सन्न था, लेकिन मेरे पति ने सोचा, उन्हें धोखा दिया गया है। उन्होंने गुस्से में सुसाइड कर लिया। मैं टूट चुकी थी। मुझे लगा, तुम्हारा परिवार खुश है और मेरा बर्बाद। उसने आंसू पोंछे। मैंने ही गार्ड को पैसे देकर झूठा बयान दिलवाया और करण को नफरत सिखाई। मेरी आंखें भर आईं। तो ये बदले की आग एक गलतफहमी से शुरू हुई थी। पापा रोते हुए बोले, मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। करण की माँ जमीन पर बैठ गई। मेरे बेटे ने बदले में अपनी जान गंवा दी और मैंने उसे रोका भी नहीं। पूरा कोर्ट खामोश था। जज ने फैसला सुनाया, झूठा बयान देने और साजिश रचने के लिए करण की मां को सजा दी गई। पापा पूरी तरह बरी हो गए। कोर्ट खत्म हुआ। बाहर मैं खामोशी से खड़ा था। सान्या मेरे पास आई। अब तो सब खत्म हो गया। मैंने आसमान की तरफ देखा। नहीं, अब सब साफ हो गया। पापा मेरे पास आए। मुझे पहले सच बोल देना चाहिए था। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। कभी कभी सच देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। सान्या ने मुस्कुराकर कहा, और हमारा प्यार? मैंने उसकी आंखों में देखा। वो कभी साजिश था, लेकिन अब किस्मत है। 5 साल की लड़ाई, नफरत, बदला, झूठ, सब खत्म हो चुका था। अब सिर्फ एक नई शुरुआत थी। दी एंड।